स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज जो है क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं पार्ट 1 के अंदर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसको हम लोग रोटेशनल मोशन यानी कि हम रोटेशनल मैकेनिक्स भी कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो रोटेशनल मोशन है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसका बहुत ज्यादा वेटेज है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खास करके जेईई मेंस और एडवांस में अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस रोटेशनल मोशन से, रोटेशनल मैकेनिक्स से के अंदर से पूछा जाता है, जिसमें बच्चों को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होता है प्रॉब्लम को क्लिक करने में। तो आज का वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपका वो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएगा। और आज का क्लास जो है वो रोटेशनल मोशन के अंदर हम लोग बेसिक लेक्चर ही रख रहे हैं। बेसिकली आज हम लोग सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी क्या होता है, सॉलिड बॉडी क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ वीडियोस के जरिए भी देखेंगे, कुछ लाइव एग्जांपल के जरिए भी देखेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं कोई आपको डाउट ना बचे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो लेट अस वी कैन स्टार्ट रोटेशनल मोशन, यानी जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। देखिए नाम से ही पता चलता है। सबसे पहले समझने का कोशिश कीजिए। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल का बेसिक मतलब ये होता है, देखिए जैसे कि एग्जांपल लीजिए, कोई भी हमने एक बॉडी ले लिया, तो कोई भी दुनिया में बॉडी है तो कहीं ना कहीं सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, दैट मींस ग्रुप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना। हो सकता है पार्टिकल का नेचर सिमिलर हो या डिसिमिलर, दैट डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है, कुछ पार्टिकल के ग्रुप से ही तो मिलकर बना। जैसे बूंदी का लड्डू, तो काफी सारे बूंदी के छोटे छोटे दाने मिलकर के तो बूंदी का लड्डू बना है। तो बूंदी का जो लड्डू है वो एक बॉडी है, लेकिन उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे बूंदी के दाने हैं। तो उसी तरह से अगर मैं ये बॉडी लेता हूं, तो इस बॉडी के अंदर बेसिकली ये एक हमने कोई बॉडी ले लिया, इसके अंदर देखिए यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स, देखिए ये जितने भी छोटे छोटे डॉट्स है ये कहीं ना कहीं क्या है, पार्टिकल्स है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यानी कि ये जो बॉडी है इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सबसे पहले ये जो बॉडी है जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहेंगे, इसका नेचर हम लोग चेक करने का कोशिश करते हैं कि ये नेचर में कैसा है। अब देखिए कोई भी बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को बॉडी कह रहे हैं, तो ये बॉडी नेचर में कैसा है? तो नेचर में ये दो ही टाइप का हो सकता है, या तो सॉलिड होगा या फिर रिजिड होगा। तो वेरी सिंपल, यानी कि नेचर इसका कैसा होगा, या तो ये नेचर में सॉलिड होगा या फिर नेचर में ये कैसा होगा, रिजिड होगा। वेरी सिंपल। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पे निकल के आता है कि सर सॉलिड और रिजिड बेसिकली होता क्या है। काफी सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। लेट अस आई कैन गिव यू एग्जांपल। सपोज यू कैन सी हियर, दिस इज योर मोबाइल फोन, और हम यहाँ पे एक मान के चलिए कोई भी एक ग्लास ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोनों में अगर हम कंपेयर करने का कोशिश करें कि कौन सॉलिड है कौन रिजिड है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। सर ये सॉलिड है ये रिजिड है, ये सॉलिड है ये रिजिड है। देखिए ऐसा नहीं होता है। कैसे हम लोग इसको जस्टिफाई करते हैं, तो बहुत ही सिंपल, हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी बॉडी है, हमने ये बॉडी ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। यूजुअली हम लोग कुछ पार्टिकल्स को लेते हैं। अब कोई भी पार्टिकल, दो पार्टिकल लीजिए, अगर मैंने पार्टिकल इसको ए कह दिया और ये पार्टिकल बी हो गया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, आर। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हर पॉसिबल डायरेक्शन से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो फोर्स होगा ये कौन सा फोर्स कहलाएगा, एक्सटर्नल फोर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्सटर्नल। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, हर पॉसिबल डायरेक्शन से किसी बॉडी के ऊपर क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी टूटे नहीं टूटे, दैट मींस डिफॉर्म हो या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा का पूरा बॉडी वाइब्रेट करना जरूर स्टार्ट करेगा। तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन क्या होगा, अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब बॉडी जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। वेरी सिंपल। तो अगर पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, देन व्हाट हैपन, सबसे पहला चीज क्या होगा कि यहां पे जितने भी पार्टिकल्स है, हो सकता है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। ओरिएंटेशन, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अब यही पार्टिकल यहां पे आ जाएगा ए डैश, और इसको लिख सकते हैं बी डैश, इसके बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गया, आर डैश। अब इसको आप समझिए, जो यहां पे ए बी था, इसके बीच का डिस्टेंस कितना था, आर। अब जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी वाइब्रेट करने लगा। हो सकता है वाइब्रेशन के दौरान इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए। तो ओरिएंटेशन चेंज होगा तो ए डैश बी डैश, जो कि डिस्टेंस इसके बीच का कितना हो गया, आर डैश, यहां पे ले लेते हैं। यानी कि फोर्स लगाने के बाद अगर इसके अंदर पार्टिकल का ओरिएंटेशन चेंज हो गया तो रेस्पेक्टिव डिस्टेंस भी हमने क्या लिख दिया, पहले आर तो दूसरे में आर डैश।
अब यहीं पर हमें चेक करना है कि क्या, अब यहीं पर हम कंडीशन आपको लिख देते हैं, इसको मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, प्रीवियस स्क्रीन पे देखिए इसको, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे रब कर देता हूं। अब यहीं पे देखिए आप इसको बेसिकली कैसे समझोगे, तो यहां पे देखना है जो डिस्टेंस है r और r', यूजुअली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, पहले a और b के बीच का डिस्टेंस कितना है r, और a' और b' के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r'। तो वेरी सिंपल, हमें क्या देखना है कि जो पहला केस हमारे पास क्या हो सकता है, पहला केस हमारे पास हो सकता है r ग्रेटर देन r', दूसरा केस हो सकता है r' ग्रेटर देन r, या तीसरा केस हो सकता है r मस्ट बी इक्वल टू r'। यही तीन केस हमारे पास पॉसिबल है। यानी कि आपने देखा जब हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए तो बॉडी वाइब्रेट करने लगा, वाइब्रेशन की वजह से हो सकता है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो, तो ओरिएंटेशन अगर चेंज होगा तो दो पार्टिकल के बीच का हो सकता है रेस्पेक्टिव डिस्टेंस चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हमारे पास यूजुअली क्या होगा, a और b के बीच का डिस्टेंस r था और a' b' के बीच का डिस्टेंस था r', तो रेस्पेक्टिवली हमारे पास जो कंडीशन एराइज होगा वो क्या होगा, या तो पहले का डिस्टेंस r और बाद का डिस्टेंस कितना है r'। तो बेसिकली हम यहां पे देख सकते हैं क्या r' ग्रेटर देन r है, यूजुअली हम यहां पे चेक करेंगे, अगर r ग्रेटर देन r' है, अगर r ग्रेटर देन r' है, इसका मतलब क्या हो गया, जो पहले का डिस्टेंस है वो दूसरे के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, बॉडी क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। वेरी सिंपल। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, यूजुअली यहां पे बॉडी विल गो अंडर डिफॉर्मेशन, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंप्रेशन, यानी कि बॉडी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। वेरी सिंपल। आप यहां पे क्या देख रहे हो, पहले का डिस्टेंस r और बाद का डिस्टेंस r', यानी कि पहले का डिस्टेंस बाद के डिस्टेंस से क्या है, ज्यादा, यानी कि बॉडी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। दूसरे केस में देख रहे हैं r' ग्रेटर देन r, यानी कि डिफॉर्म, यानी कि फोर्स अप्लाई करने के बाद दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो पहले के डिस्टेंस से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी क्या हो गया इस केस के अंदर, एक्सपेंड, यानी कि यहां पे एक्सपेंशन हुआ, यानी कि बॉडी क्या हो रहा है, यहां पे एक्सपेंड हो रहा है। अब देखिए r, और तीसरा केस क्या हो सकता है, r इज इक्वल टू r'। यूजुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और पहले जो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस था और बाद में जो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, दैट मींस आपको यहीं पे ध्यान देना, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, बॉडी वाइब्रेट किया, लेकिन दो पार्टिकल के बीच का रेस्पेक्टिव डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो वेरी सिंपल, ये इसका मतलब है बॉडी विल नॉट डिफॉर्म, बॉडी विल नॉट गो अंडर डिफॉर्मेशन, इसका मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं होगा। तो यही केस हमारा किसका केस होता है, रिजिड का। अब इससे ये जस्टिफाई हो गया कि r ग्रेटर देन r' और r' ग्रेटर देन r, यानी कि ये जो यूजुअली दोनों केस है इसमें बॉडी क्या माना जाएगा, सिर्फ सॉलिड माना जाएगा, लेकिन यहां पे अगर r और r' दोनों इक्वल है तो इस केस में बॉडी क्या माना जाएगा, रिजिड। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि अगर कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, अगर बॉडी डिफॉर्म होता है तो सॉलिड बॉडी, अगर बॉडी डिफॉर्म नहीं होता है तो क्या होता है, रिजिड। तो आपने देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसको हम बॉडी कहते हैं और उसका नेचर दो टाइप का होता है, या तो वो सॉलिड होगा वो रिजिड होगा। तो कंपैरेटिवली टर्म, बेसिकली सॉलिड बॉडी और रिजिड बॉडी अपने आप में कंपैरेटिवली टर्म है। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए कैसे देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं। अब आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे देखिए ये क्या है और ये क्या है, जैसे ये फोर्स अप्लाई किया तो देखिए वो पार्टिकल क्या हो गया, टूट गया, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखर गया। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो टूटा वो सॉलिड माना जाएगा, लेकिन नीचे वाला क्या माना जाएगा, रिजिड। यानी कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स और बॉडी विल गो अंडर डिफॉर्मेशन, ऑन दैट पार्टिकुलर केस द बॉडी विल बी कंसीडर्ड एज सॉलिड। अगर बॉडी डिफॉर्म हो रहा है तो सॉलिड, और नहीं डिफॉर्म हो रहा है तो रिजिड माना जाएगा। आप यहां पे एग्जांपल के साथ दिखा सकते हैं, देख सकते हो, जैसे ही फोर्स लग रहा है तो ऊपर वाला ब्लॉक बिल्कुल क्या हो रहा है, टूट रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक बिल्कुल ब्रोकन हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रहा है, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक को कोई फर्क नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला जो बॉडी है, ये क्या है हमारे पास, ये रिजिड है, और ऊपर वाला क्या माना जाएगा, सॉलिड माना जाएगा। ओके, सो मेरे ख्याल से जो सॉलिड बॉडी और रिजिड बॉडी, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम यहां पे एक लाइन में लिख भी सकते हैं, देखिए हम यहां पे लिख देते हैं आपको, जो सॉलिड होता है बेसिकली क्या होता है, सॉलिड
बॉडी विल गो अंडर डिफॉर्मेशन। यानी कि हम यहीं पे लिख सकते हैं व्हेन बॉडी विल गो अंडर डिफॉर्मेशन। तो ऐसे बॉडी को क्या कहेंगे? सॉलिड। और रिजिड में क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल, व्हेन बॉडी विल नॉट गो अंडर डिफॉर्मेशन आफ्टर अप्लाइंग एफ ऑफ एक्सटर्नल। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगा तो क्या माना जाएगा? रिजिड। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा? सॉलिड माना जाएगा। इसको आपने एग्जांपल के जरिए देख लिया। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? ये तो क्लियर हो गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, बॉडी क्या होता है, बॉडी का नेचर क्या होता है, सॉलिड रिजिड। वेरी गुड, आपको क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट नहीं बचा। अब देखिए मेन हम लोग समझने का कोशिश करते हैं रोटेशनल मोशन होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल मोशन? रोटेशनल मोशन यूजुअली है क्या? तो बहुत ही सिंपल, नाम से देखो, रोटेशनल मोशन हम कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इन सारे मोशन में डिफरेंस बेसिकली क्या है? तो बहुत ही सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। यानी कि व्हेन ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस देन दैट मोशन इज कंसीडर्ड टू बी रोटेशनल मोशन। जैसे आपका पंखा, जैसे घर में आप सीलिंग फैन लगाते हो तो फैन के अंदर क्या होता है? एक एक्सल होता है, रॉड होता है। मैं एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा। तो जो भी चीज जहां पे एक्सिस फिक्स होता है, अगर कोई बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो उस मोशन को रोटेशनल मोशन कहेंगे। लेकिन देखिए सर्कुलर मोशन में क्या होता है या रोलिंग मोशन में क्या होता है? ग्रेजुअली एक्सिस हर इंस्टेंट पे चेंज होता रहता है। लेकिन रोटेशनल मोशन के अंदर कभी भी एक्सिस चेंज नहीं होता। एक्सिस हमेशा और हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। इसको आप प्रैक्टिकली कैसे देखोगे? तो हम इसको एक एग्जांपल, जैसे झूला, ये लाइव देखिए, मस्त एग्जांपल है। अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, आप लोग ये बड़े बड़े, जिसको राम झूला नाम दिया जाता है, राम झूला, इस पे आप लोग झूलते हो तो ये क्या होता है? देखो यहाँ पे एक्सिस फिक्स होता है। इस एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा क्या करता है? रोटेट करता है। तो कभी भी इसका एक्सिस चेंज नहीं होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। जैसे आप दुर्गा पूजा में जाते हो, काफी सारे झूला देखते हो, ब्रेक डांस वाला देखते हो, तो वो जो पूरा डिस्क होता है, वो जो पूरा रोटेट करता है, उसका जो नीचे एक्सल होता है, जो एक्सिस होता है, वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो वहां पे जो मोशन होता है, वो कौन सा मोशन का बेस्ट एग्जांपल है? रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। आप यहाँ पे झूला पे देख सकते हो। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग और कुछ हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अर्थ का आप देखोगे तो ये भी एक्सिस, यहाँ पे अर्थ का क्या है? फिक्स है। अर्थ अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो दिस इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा एक वीडियो देखे हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, या फिर इसको फुल स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? बिल्कुल ये देखिए, ये एक्सिस फिक्स है और इसके अबाउट जो ये व्हील है, ये ग्रेजुअली क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो कभी भी मेन नोटिस आपको क्या देखना है कि ये जो एक्सिस है ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्सिस हमारा फिक्स है और उसके अबाउट कोई भी चीज रोटेट कर रहा है, कोई भी चीज रोटेट कर रहा है, तो हर एक मोशन एसोसिएटेड विद सच काइंड ऑफ थिंग इज कंसीडर्ड टू बी रोटेशनल मोशन। तो क्या बहुत सारा एग्जांपल के जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया? तो इसकी डेफिनेशन की कोई नीड नहीं है। आप लिख सकते हो व्हेन ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस। आप यहां पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। व्हेन अ बॉडी moves or rotates about a fixed axis, तो उसके साथ जो मोशन एसोसिएटेड होता है वही मोशन को क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। आपको बस इतना ही ध्यान रखना, चाहे सर्कुलर मोशन हो, रोलिंग मोशन हो। सर्कुलर और रोलिंग में हर इंस्टेंट पे एक्सिस चेंज हो सकता है, लेकिन रोटेशनल में किसी भी इंस्टेंट पे एक्सिस चेंज नहीं होगा। जैसे मान के चलिए गैस का सिलेंडर है, आप यूजुअली देखते हो सिलेंडर वाला उतार देता है, रोड पे क्या करता है? ऐसे लात मारता, अब वो सिलेंडर रोल करते हुए जाता है। तो आप गौर करो, हर एक इंस्टेंट उसका एक्सिस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वहां पे वो रोलिंग मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा, लेकिन उसको हम रोटेशनल मोशन नहीं कह सकते क्योंकि एक्सिस वहां पे चेंज हो रहा है और रोटेशनल मोशन के अंदर एक्सिस चेंज नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है अब हम लोग देखेंगे। ये एग्जांपल हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सेंटर ऑफ मास। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है?
तो यहां पे हम आपको लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं Cm, और एक तरफ हमारे पास आ जाता है Cg जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या लिख देते हैं? सेंटर ऑफ मास। और ये यूजुअली क्या है, इसको हम लोग लिख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेरी सिंपल। तो देखिए सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट, द पॉइंट इन ए बॉडी एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ मास। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर वो पूरे बॉडी का मास assumed to be constant, मान के जाएगा कि उसी पॉइंट पर उस पूरे बॉडी का मास क्या हो रहा है, लाई कर रहा है, that point is considered as the center of mass of that particular body। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ऐसा नहीं होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट होल बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। जैसे मान के चलिए, ये हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, हमारे पास पेन है। अब देखिए इस पेन को हमने यहां पे रखा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं। यूजुअली जैसे ये पेन है, ठीक है, अब देखिए क्या दोनों साइड डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा पेन किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो जिस पॉइंट के अबाउट पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में माना जाएगा वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास भी उसी टाइप का है। यहां पे आपको उतना ज्यादा, देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, एक बॉडी को छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करके हर एक सेक्शन का हम सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, फिर उसको ऐड करके। तो सेंटर ऑफ मास में आपको सिंपली ये समझना है कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट जहां पे उस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट करे, उसी पॉइंट को हम लोग उसका क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी के अंदर का हम क्या निकालते हैं, पोजीशन फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाते हैं। सेंटर ऑफ स्कूल वगैरह में बच्चे लोग, जो छोटे से किड्स का प्ले स्कूल होता है, उसमें इसको हम लोग कहते हैं सी सॉ। बेसिकली क्या कहते हैं, सी सॉ। एक बच्चे इधर बैठ जाते हैं, एक बच्चे इधर बैठ जाते हैं, और यहाँ पे देखो अब ये दोनों का दोनों बच्चे एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है, ना कोई अप जा रहा है ना कोई डाउन जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यूजुअली यही पॉइंट इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। क्योंकि देखो दोनों का दोनों बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में। दोनों का दोनों बॉडी किसमें है, बिल्कुल एकदम बैलेंस है। तो ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास यहां पे नहीं है, ये जो पॉइंट है ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। यानी कि पूरे बॉडी का जिसके अबाउट वो पूरा का पूरा बॉडी किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, वो उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सिलेंडर रखा हुआ है, ये यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है, डिस्क कह सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये इसका एक्सिस है, और एक्सिस का जो सेंटर है वही इसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो ये देखिए ये कोई भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। तो एक वर्टेक्स से जो लाइन जाता है और अपोजिट साइड को अगर वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और जहां पे उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, और उसी चीज को हम लोग मीडियन कहते हैं। तो जहां पे मीडियन मीट करता है उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो उसका सेंट्रॉइड होता है वही क्या माना जाता है, सेंटर ऑफ मास माना जाता है। अब सर्कल का तो कुछ कहना ही नहीं है, जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास हो गया। जैसे रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, तो जहां पे इसका डायगोनल मीट करता है, जहां पे डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, वही उसका यूजुअली क्या माना जाता है, सेंटर ऑफ मास माना जाता है। तो आपको ओवरऑल ये समझना है कि द पॉइंट इन ए बॉडी at which the whole mass of the body is assumed to be concentrated, that particular point is considered as the center of mass of that body. Very simple. Mass. The point in a body at which the whole mass of the body is assumed to be concentrated. Assumed to be concentrated. The point in a body at which the whole mass of the body is assumed to be concentrated. आपको हमेशा लिखा जाएगा assume, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। assume to be concentrated, then that point
बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। अब यूजुअली सेंटर ऑफ मास का क्या निकालते हैं हम लोग? पोजीशन निकालते हैं। तो वेरी सिंपल, देखिए पोजीशन निकालने का क्या होता है, जैसे मान चले 2D में, तो 2D का मतलब क्या हो गया, उसमें दो ही कोऑर्डिनेट होगा, x, y। अगर वहीं पे 3D में होगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो वहां पे 3 एक्सिस आ जाएगा, x, y, z। तो यूजुअली हम इसका पोजीशन निकालते हैं। अगर कोई भी x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका पोजीशन का फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू कहां तक चला जाएगा, mn xn अपॉन में सम ऑफ टोटल मास, जिसको हम लिखेंगे m1 प्लस m2 अप टू क्या चला जाएगा, mn। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, ये x कोऑर्डिनेट का पोजीशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है। वहीं पे अगर मैं y यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अप टू कहां तक चला जाएगा हमारे पास, mn yn डिवाइडेड बाय, फिर यहीं पे टोटल मास का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टोटल मास का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग लिखेंगे m1 प्लस m2 अप टू क्या चला जाएगा, mn। उसी तरह अगर z कोऑर्डिनेट होगा तो हम यूजुअली लिख सकते हैं m1 z1 प्लस m2 z2, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं mn zn डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मास m1 प्लस m2 यूजुअली अप टू कहां तक चला जाएगा, mn zn। तो ये जो यहाँ पे 3 है फॉर्मूला मैंने जो लिखा हूं x, y और z, ये तीनों क्या है, हमें सेंटर ऑफ मास का क्या देगा, पोजीशन देगा। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दैट मींस पोजीशन निकालने का ये, सेंटर ऑफ मास निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सेंटर ऑफ मास समझ गए। इस पे हम एक क्वेश्चन के जरिए समझा देते हैं ताकि आपको कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। लेट अस वी कैन राइट ए क्वेश्चन कि हमने कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया। लेट अस वी कैन टेक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। डायरेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। एक हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3 ब्लॉक ले लिया। जैसे मान लीजिए कि पहले ब्लॉक m1 जिसका मास हमने 2 kg ले लिया, दूसरा ब्लॉक जिसका मास हमने ले लिया 3 kg, और तीसरा ब्लॉक हमने m3 जिसका मास हमने ले लिया यूजुअली, ठीक है, m1 हमने 2 kg ले लिया, ओके। m2 हमने कितना ले लिया, 3। यूजुअली m1 कितना हो गया हमारे पास 2 kg, m2 कितना हो गया 3 kg, और m3 हमारे पास कितना हो गया 5 kg। हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक ले लिया। टोटल मास हमारे पास कितना हो गया 2 kg, 3 kg और 5 kg। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया। इसका मास हमने कितना रख दिया 2 kg, यहाँ पे कितना रख दिया 3 kg का ब्लॉक रख दिया, और यहाँ पे क्या रख दिया 5 kg का ब्लॉक रख दिया। वेरी सिंपल। अब क्या करना है, अगर मान लेते हैं ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हर एक का साइड हमने कितना रखा 1 मीटर। वेरी सिंपल। पूरे का लेंथ हमने कितना रख दिया 1 मीटर, ये भी कितना हो गया 1 मीटर, ये भी कितना हो गया 1 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल। जैसा कि आप जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। अगर सेंट्रॉइड हमें मिल गया तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें तो पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, कैसे पोजीशन फाइंड आउट कर लेंगे, तो मान लेते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, ये पॉइंट को हमने सेंट्रॉइड मान लिया। तो इसका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, अगर मान लिया ट्रायंगल को मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया मैंने बी पॉइंट, और इसको मान लिया सी पॉइंट, इसको मैंने ओ मान लिया, ठीक है। तो O इज द सेंटर। तो इसका पोजीशन क्या होगा, यूजुअली x, y हमने मान लिया। तो x, y जो है वो सेंटर ऑफ मास इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। वेरी सिंपल। तो कैसे निकालेंगे, इसका पोजीशन कैसे निकालेंगे, देखिए। अब ये हमारे पास बीच में है, यहां से लाइन को क्या करेंगे, खींचेंगे, क्योंकि यहां से बिल्कुल लाइन जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेंट्रॉइड हो गया। इस पॉइंट को हमने O कह दिया, यही इसका सेंटर ऑफ मास है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यूजुअली अगर मैं निकालूं तो इसका पोजीशन देखिए, सबसे पहले यहां का पोजीशन निकालना। यहां पे मास m1, और ये मास हमारे पास क्या है m2, और ये मास हमारे पास क्या है m3। तो इसका अगर मैं पोजीशन निकालूंगा तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास ओरिजिन है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0, क्योंकि अगर ये x एक्सिस है तो ये यूजुअली क्या है y एक्सिस है। अब देखिए यहां का अगर आप कोऑर्डिनेट निकालते हो इस पॉइंट का,
ठीक है, ओके। यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0। उसी तरह बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो ये देखिए पूरा लेंथ ए से बी का कितना है 1, तो एक्स तो हमारा यही एक्सिस हो गया, ये 1 हो गया, और y तो हमारा यहीं पे लाई कर रहा है, तो y क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो x देखिए, x हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 1 है, तो ये हाफ हो गया, तो 1/2। अब y कैसे निकालेंगे, तो y तो हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस देगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्या करना पड़ेगा, c से लेकर के, मान लेते हैं इस पॉइंट को हमने क्या मान दिया d, क्या मान दिया, इसको मैं थोड़ा सा येलो कर देता हूं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ये हमारे पास सेंट्रॉइड है, यही इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो d से लेकर के c तक का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय pt, pt का मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास a से लेकर के c जो है ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हमारे पास a से d कितना हो गया, बेस हो गया। तो अगर मैं cd निकालूंगा तो cd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ac का स्क्वायर, तो ac हमारे पास यूजुअली कितना है 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहां से यहां का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां का वैल्यू का हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, वेरी सिंपल, देन ओनली वी आर गेटिंग द परफेक्ट, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में होगा क्या, ac स्क्वायर, देखिए यहां पे यहीं पे मैं बता देता हूं, ac स्क्वायर इज इक्वल टू ad स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर। तो अगर मुझे यहाँ पे cd चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ac स्क्वायर में से ad स्क्वायर को माइनस कर दूंगा, वही मैंने किया। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1 - 1/4, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 - 1, दैट इज बिकम्स 3/4। तो यूजुअली जब निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा √3/2, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे 4 - 1 यानी कि 3/4, तो √3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, तो यानी कि y का जो पोजीशन आ गया, यानी कि d से लेकर के c तक का जो हाइट आ गया वो हमारे पास कितना आ गया √3/2। अब देखिए यहां पे जो हमें पोजीशन मिला ये हमारे पास क्या मिल गया, ये m1, और ये क्या मिल गया मेरे पास m2, ओके। अब हम इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ये 0 है, ये कहीं ना कहीं x1, ये y1, यूजुअली यहां पे क्या है, ये x2, ये y2, उसी तरह से ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया x3 और y3। तो सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें x का पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि यहाँ पे तीन ही पोजीशन है a b और c। तो अगर मैं x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालूं तो m1 मास हमारे पास पहले बॉडी का कितना दे रखा है 2 into x1 का पोजीशन देखे तो क्या हो जाएगा 0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 into 0 प्लस m2 हमारे पास कितना है 3 kg, 3 into x2 का पोजीशन हमारे पास कितना है 1, तो 1 यहाँ पे डालेंगे प्लस m3 हमारे पास कितना है 5 kg, तो 5 into यहाँ पे x3 हमारे पास कितना है 1/2 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 5 5 10 हो गया हमारे पास, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 10 kg लिख सकते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या हो गया 0 और 3 into 1 3, और प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस 5/2 यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि हमारे पास 5.5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 10। तो यानी कि यूजुअली जो है हमारे पास 5.5/10, ये हमारे पास x का क्या निकल गया पोजीशन निकल गया। उसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट का पोजीशन निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय टोटल मास की जगह डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 10, आपको समझ में आ रहा है m1, फिर वही चीज हमारे पास 2 into y1 करेंगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 प्लस m2 ऑलरेडी हमारे पास 3 into y2 का वैल्यू 0, वेरी गुड, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0। अब यहीं पे देखिए a के पास भी y कोऑर्डिनेट 0 है और b के पास भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ऑटोमेटिकली m1 y1 का भी वैल्यू 0, m2 y2 का भी वैल्यू 0, डायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा m3 का मास हमारे पास कितना है 5 और y3 का पोजीशन कितना है √3/2, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास कितना है 10। तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो यूजुअली क्या आएगा हमारे पास 5√3 डिवाइडेड बाय 2 into 10, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा। अब यहीं से देखिए 5 2 10,
इसका मतलब √3/4। तो हमारे पास ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका पोजीशन हमारे पास क्या था, x, y। आप यही पे देख सकते हैं, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था। तो ये जो x है वो हमारे पास कितना आ गया, ये x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 5.5 डिवाइडेड बाय 10। और ये जो हमारे पास y है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, √3/4। तो ओवरऑल ये जो सेंट्रॉइड है, जो O है, यानी कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है x, y, ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 5.5 डिवाइडेड बाय 10। x, y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, √3/4। तो दैट इज द राइट आंसर। यानी कि ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो गया, सेंट्रॉइड x, y, जिसका वैल्यू हमारे पास 5.5/10, √3/4। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर होगा। तो अभी तक भी जो लोग भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो और कंटिन्यूटी बना रहे। तो आई होप, थैंक यू। मेरा जो है हर एक वीडियो का लिंक जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आपको पीडीएफ में, आपको लिंक में जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है।